हेलो एवरीवन, वेलकम टू वी एम अकेडमी। आज हम हमारी क्लास 12 का जो चैप्टर है कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया उसको समझेंगे। तो ये वन शॉट वीडियो होगा, इसके अंदर आपको चैप्टर डिटेल में समझ में आ जाएगा। देखो, सबसे पहले हम इसका नाम समझते हैं, कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया यानी साउथ एशिया है। सबसे पहले तो हम ये समझेंगे उसके अंदर कौन कौन से रीजन आते हैं। सेकेंड, उन रीजन्स के अंदर कौन कौन से पॉलिटिकल सिस्टम कैसे कैसे इवॉल्व हुआ है, कैसे कैसे चल रहा है, उसको समझेंगे। तो इसी चैप्टर में हम ये सारी चीज़ें समझेंगे, यानी साउथ एशिया के बारे में हम टोटल समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं इसको। सबसे पहले ये समझते हैं साउथ एशिया ही क्या होता है। साउथ एशिया क्या होता है, इसके अंदर आप देखो बहुत से कंट्रीज आते हैं। बांग्लादेश आएगा, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। ठीक है, तो कितनी कंट्रीज आई? 7 कंट्रीज आई। ठीक है, अब यहाँ पे देखो नॉर्थ में जो इंडिया वाला नॉर्थ साइड है ना, वहाँ पे क्या है? हिमालयस। ठीक है, साउथ में क्या है? इंडियन ओशन आता है, अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल भी आते हैं। ठीक है, तो वेस्ट में क्या आता है? अरेबियन सी आता है, ईस्ट में क्या आता है? बे ऑफ बंगाल आता है। तो ये क्या बनाते हैं? इसकी बाउंड्रीज बनाते हैं। अब इसकी बाउंड्रीज इतनी क्लियर नहीं है, बट फिर भी क्या है, हमें ये पता है कि नॉर्थ और वेस्ट, साउथ, ईस्ट में क्या आता है। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं कौन कौन सी गवर्नमेंट है, जो कैसे कैसे पॉलिटिकल सिस्टम कैसा है साउथ एशिया का। देखो, श्रीलंका और इंडिया दो ही ऐसी कंट्रीज है पूरे साउथ एशिया के अंदर जो क्या है, इंडिपेंडेंस के से ही क्या है, डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट प्रैक्टिस करती है। बाकी जितनी भी कंट्रीज है उसके अंदर मिलिट्री रूल आया है, डिक्टेटरशिप चली है, या फिर जो सिविलियन रूल्स है और उसके साथ में मिलिट्री रूल आया है। ठीक है, जैसे पाकिस्तान और बांग्लादेश है, उसके अंदर सिविलियन और मिलिट्री रूल दोनों आए हैं। बांग्लादेश कोल्ड वार के बाद में डेमोक्रेसी बनी रही, और पाकिस्तान है ना, डेमोक्रेसी से बिगिन तो करा कोल्ड वार, पर उसके बाद में क्या हुआ था कि जो डेमोक्रेसी है वो क्या हुई, मिलिट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में चेंज हो गई। सबसे पहले क्या था, जो बंजीर और भुट्टो और नवाब शरीफ है ना, इन्होंने डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट शुरू की थी। कोल्ड वार के बाद में हुआ था ये सब। ठीक है, उससे पहले भी मिलिट्री रूल आ चुका है पाकिस्तान में। उसके बाद में 1999 के अंदर परवेज मुशर्रफ ने वापस मिलिट्री रूल शुरू कर दिया। अब उसके बाद में वापस सिविलियन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट शुरू हो गई 2008 से। और अभी कौन सी है, अभी जो पीएम है वो भी डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से ही इलेक्ट हुआ है, शहबाज शरीफ। ठीक है, 2006 तक नेपाल की बात करें तो नेपाल क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की थी। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की का क्या मतलब है कि कॉन्स्टिट्यूशन तो होगा, पर जो मोनार्क होगा ना, वो भी पावर उसके पास भी होल्ड होगा, बस उसकी पावर लिमिटेड होगी। पर इससे क्या होता है, जो गवर्नमेंट है उसकी पावर भी थोड़ी बहुत लिमिट हो जाती है। ठीक है, इसके अंदर क्या था, जो किंग था वो एग्जीक्यूटिव पावर को वापस टेक ओवर भी कर सकता था। 2008 के बाद में क्या हुआ, एक रिवॉल्यूशन हुआ जिसकी वजह से क्या होता, मोनार्की हट गई और नेपाल क्या हुआ, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बन गया। बांग्लादेश और नेपाल दोनों में क्या हुआ है, ऐसा हुआ है कि मोनार्की है नेपाल के अंदर और बांग्लादेश के अंदर मिलिट्री रूल है, और पाकिस्तान के अंदर भी हम देख सकते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है, डेमोक्रेसी है ना, आप देखोगे कि फेवरेबल गवर्नमेंट है। जो ऑलमोस्ट पूरा साउथ एशियन वहाँ पे फेवरेबल है, एक्सेप्ट पाकिस्तान। पाकिस्तान में लोग नहीं चाहते कि ज़्यादा डेमोक्रेसी हो। लोग सिंपली आप देखोगे उनको ज़्यादा मतलब नहीं है, या फिर वो चाहते हैं डिक्टेटरशिप हो या मिलिट्री गवर्नमेंट हो। भूटान की बात करें तो भूटान के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की है 2008 से। ठीक है, और इसकी जो लीडरशिप है किंग, उसके अंदर क्या था, एक मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी सिस्टम था। मालदीव्स की बात करें तो इसके अंदर क्या था, सुल्तानेट रूल था 1968 तक। सुल्तानेट रूल क्या होता है कि किंग, जैसे किंग होता है ना वैसे ही सुल्तान भी होता है। फिर ये क्या हुआ, 1968 के बाद में क्या होता है, ये प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है ना, उसके अंदर ट्रांसफ़र किया जाता है, मतलब चेंज हो जाता है। जून 2005 के अंदर क्या होता है, जो मालदीव्स की गवर्नमेंट है वो क्या बोलती है, एक मल्टी पार्टी सिस्टम इंट्रोड्यूस कर देती है। और तब से क्या हो रहा है, जो मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी है वो ही पूरे पॉलिटिकल अफेयर्स को हैंडल कर रही है, और ये 2018 इलेक्शंस भी विन करी थी। अब हम बात करते हैं पाकिस्तान की। ठीक है, पाकिस्तान के बारे में बात करेंगे तो पाकिस्तान में मिलिट्री और डेमोक्रेसी दोनों ही आई है, और कैसे कैसे हुआ हम देखेंगे। सबसे पहले तो क्या हुआ था, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन जब बना उसके बाद में कौन आया था, जनरल अयूब खान। अब जनरल है बट फिर भी डेमोक्रेसी से इलेक्टेड है। ठीक है, अब ये इलेक्टेड तो हुए, पर इसके अंदर इनके जो रिजाइन थी उसके अंदर इतना ज़्यादा लोग अच्छा खुश नहीं रहे, तो इसकी वजह से क्या हुआ, इन्हें रिज़ाइन करना पड़ा। उसके बाद में कौन आया, उसके बाद में आया जनरल याह्या खान। अब इनके अंदर भी एक मिलिट्री टेक ओवर तो आया ही था, बट इसके टाइम क्या हुआ, ये जब आए थे तो क्या हुआ था, यहाँ पे देखो ईस्ट पाकिस्तान, देखो इंडिपेंडेंस के टाइम क्या था, ईस्ट पाकिस्तान बना था जो था बांग्लादेश। उसके बाद में एक वेस्ट पाकिस्तान में बना था
जो उसको हम अभी पाकिस्तान के नाम से जानते थे। एक जो ईस्ट पाकिस्तान था ना, वहाँ के लोग डिससेटिस्फाइड थे। क्यों? क्योंकि वहाँ पे उर्दू का इम्पोजिशन किया जा रहा था। जो वेस्ट पाकिस्तान यानी जो अभी का पाकिस्तान है ना, वो बांग्लादेश पर उर्दू इम्पोज कर रहा था और भी बहुत सारे उनके पॉलिटिकल पावर भी उन्हें नहीं दी थी। तो वो नाखुश थे। उसकी वजह से क्या हुआ, वहाँ के लोग डिससेटिस्फाइड थे और वो नहीं चाहते थे पाकिस्तान के साथ रहना। तो 1971 के अंदर वार हुआ, ठीक है। उसके अंदर इंडिया ने हेल्प की थी बांग्लादेश को इंडिपेंडेंस लेने के लिए। तो इसको आप इंडियन और पाकिस्तान वार भी बोल सकते हो। इंडियन पाकिस्तान वार ही था 1971 का। उसके बारे में हम और पढ़ेंगे, पूरे चैप्टर आ रहा है इसके बारे में। तो इसके अंदर ब्रीफली क्या हुआ, ईस्ट पाकिस्तान बना बांग्लादेश बना, ठीक है। और बांग्लादेश बना तो ये क्या हुआ, यहाँ पे पाकिस्तान जो वेस्ट पाकिस्तान है वो तो खुश नहीं है क्योंकि उसकी टेरिटरी कम होगी, वहाँ के लोग भी खुश नहीं है। तो उसकी वजह से क्या हुआ, इनका जो यहाँ खान है ना, ये इनको रिज़ाइन करना पड़ा। क्यों? क्योंकि बांग्लादेश का जो वार हुआ था उसकी वजह से इनके साथ काफ़ी ज़्यादा इनके ऊपर रिबेलियन हुआ और ये इनको बिल्कुल पसंद नहीं किया, तो इसको फोर्सफुली रिज़ाइन करना पड़ा। उसके बाद में क्या हुआ, उसके बाद में आई जुल्फिकार अली भुट्टो की, ठीक है। ठीक है, उसके अंदर क्या हुआ था, जो 1971 से 77 तक ये आई थी गवर्नमेंट। उसके बाद में क्या हुआ, जनरल वापस मिलिट्री रूल आ गया। जनरल जिया उल हक उसने इसको रिमूव कर लिया, जुल्फिकार अली भुट्टो को। और उसके बाद में क्या हुआ, खुद को ही इलेक्ट करवा लिया। इलेक्ट तो क्या ही हुआ था, इसके अंदर मिलिट्री रूल ही चला था। 1977 में इलेक्ट हुए। 1982 के अंदर उन्हें क्या हुआ, प्रो डेमोक्रेटिक मूवमेंट का सामना करना पड़ा और फिर वापस उन्हें रिजाइन करने के लिए फोर्स कर दिया गया था। उसके बाद में आया बेनज़ीर भुट्टो की गवर्नमेंट, वो थी 1988 के अंदर इलेक्ट हो गई थी। और इसके अंदर क्या था, उनकी जो पॉलिटिकली इलेक्ट हुई थी ये, और उसके साथ में क्या था कि इनके साथ बहुत सारी पार्टीज भी थी, ठीक है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी थी, एक मुस्लिम लीग भी थी। अब मुस्लिम लीग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके यहाँ पे। मुस्लिम लीग की वजह से ही क्या बना था, पाकिस्तान एक नया नेशन बना था। इसके बारे में अभी और भी पढ़ेंगे, जो दूसरी वाली बुक है उसके अंदर इसके बारे में बहुत अच्छे से दे रखा है, ठीक है। तो मुस्लिम लीग आई थी और वो डेमोक्रेसी चल रही थी। 1988 से क्या हो रहा था, डेमोक्रेसी चल रही थी 1999 के अंदर। उसके बाद में क्या हुआ था, जनरल परवेज मुशर्रफ आए, ठीक है। उन्होंने क्या किया था, वापस डिक्टेटरशिप मिलिट्री रूल लगा दिया था और ख़ुद को ही वापस इलेक्ट करवा लिया था 2001 के अंदर। और फिर क्या हुआ, वो पावर में आ गए। बट फिर भी 2008 के से ही डेमोक्रेसी चल रही है पाकिस्तान के अंदर। वो 2001 में आए थे, फिर 2008 में उन्हें हटा दिया गया था और फिर क्या चल रही है, डेमोक्रेसी ही चल रही है। अभी जो पाकिस्तान का पीएम है, पहले क्या था, इमरान खान, तो उसके बाद में कौन आया, शहबाज शरीफ आया, ठीक है। अब इसको डेमोक्रेसी को लोग सपोर्ट भी कर रहे हैं, ठीक है। पाकिस्तान के लोग सपोर्ट करते हैं। उसके अलावा जो फॉरेन कंट्रीज़ है वो भी सपोर्ट कर रही है। क्यों सपोर्ट कर रही है, अभी हम देखेंगे। देखो, डेमोक्रेसी फेल क्यों हुई, सबसे पहले तो पाकिस्तान में, और उसको सपोर्ट क्यों किया जा रहा है। सबसे पहले तो क्या हुआ, वहाँ के जो कुछ क्लासेस, जैसे मिलिट्री काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, एरिस्टोक्रेसी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। और देखो, पाकिस्तान अपने आप को क्या बोलता है, इस्लामिक रिपब्लिक, यानी कि वहाँ पे जो इस्लामिक के रिलीजियस लीडर्स है वो काफ़ी ज़्यादा पावर दे रखी उन्हें, ठीक है। और वहाँ पे इसकी वजह से क्या होता है, मिलिट्री रूल आ जाता है। और इंडिया के साथ पाकिस्तान के कॉन्फ्लिक्ट चलते रहते हैं, तो वहाँ पे बिलीव किया जाता है अगर डेमोक्रेसी होगी तो क्या होगा, बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट चलेगा, बहुत ज़्यादा वीक हो जाएगी, जो गवर्नमेंट है वो वीक हो जाएगी। और जो पॉलिटिकल पार्टीज़ है वो भी क्या होती है, फ्लॉड हो जाएगी, यानी कि वो सिर्फ अपने जो राजनीति है उसके अंदर ही चलेगी। तो आर्मी रूल क्या है, नेसेसरी है ताकि पाकिस्तान को सिक्योरिटी मिले। अब उसके बाद में क्या था, फॉरेन कंट्रीज़ भी इसको सपोर्ट करती है। क्यों? देखो, आपको पता होगा कि जैसे जब है ना इंडिया ने अपना क्या किया था, न्यूक्लियर टेस्ट किया था, उसके कुछ दिनों बाद ही पाकिस्तान ने भी अपना न्यूक्लियर टेस्ट कर दिया था। तो उसकी वजह से क्या हुआ था, दोनों ही न्यूक्लियर कंट्री है पाकिस्तान, ठीक है, न्यूक्लियर कंट्री है। अब दूसरी कंट्रीज़ को ये टेंशन है कि अगर न्यूक्लियर कंट्री है पाकिस्तान, अगर वो गलत हाथों में पड़ गई ना तो क्या होगा, न्यूक्लियर वेपन वो कहीं पे भी चला सकते हैं। तो देखो, दिमाग होना चाहिए। अगर जैसे इंडिया के पास भी न्यूक्लियर वेपन है, पर इंडिया के लिए टेंशन नहीं है क्योंकि इंडिया के पास जो लीडर्स है वो, उनके पास थोड़ा बहुत ब्रेन है। अब वहाँ पर अगर न्यूक्लियर वेपन को अगर इधर उधर यूज़ कर दिया तो क्या होगा, जो दूसरी कंट्रीज़ है उनके ऊपर खतरा होगा। तो इसलिए वेस्टर्न कंट्रीज़ भी नहीं चाहती कि वहाँ पे डेमोक्रेसी है। और दूसरी चीज़ क्या है कि वहाँ पे जो टेररिज्म है उसका काफ़ी ज़्यादा फियर है दूसरी कंट्रीज़ को, क्योंकि टेररिज्म अगर टेक ओवर कर लेती है तो क्या होगा, दूसरी कंट्रीज़ के अंदर दूसरी कंट्रीज़ के जो ट्रेड है वो बहुत सारी चीज़ें इम्पैक्ट होती है, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होता है, जो मिलिट्री रूल है उसको सपोर्ट भी मिलता है। और पाकिस्तान के अंदर मिलिट्री रूल तो है भले, बट वहाँ पर फ्री प्रेस बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे ह्यूमन राइट्स का जो मूवमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी है। और यहाँ पे क्या है, बहुत सारे सिटीजन्स नहीं चाहते डेमोक्रेसी इतनी हो।
पाकिस्तान है ना, वैसे ही बांग्लादेश का भी सेम होता है कि बांग्लादेश के अंदर मिलिट्री रूल भी आता है और डेमोक्रेसी भी आती है। सबसे पहले तो बांग्लादेश 1971 तक बांग्लादेश नहीं था। बांग्लादेश 1971 तक क्या था, ईस्ट पाकिस्तान था, यानी पाकिस्तान का ही पार्ट था। अब यहाँ पे ऐसा क्या हुआ कि बांग्लादेश बन गया। सबसे पहले तो क्या था, बांग्लादेश की ज्योग्राफी की बात करें तो बांग्लादेश पहले क्या था, बंगाल, आसाम, जो ब्रिटिश इंडिया था वहाँ का आसाम और बंगाल दोनों का पार्ट आता था। आपको पता है 1905 के अंदर बंगाल का डिवीजन हुआ था, जिसके अंदर एक ईस्ट और एक वेस्ट बंगाल बन गया था। जब आप देखोगे कि वेस्ट बंगाल अभी भी उसका नाम वेस्ट बंगाल ही है, तो वहीं से जो ईस्ट बंगाल था ना वो भी वही बांग्लादेश का पार्ट बना, ठीक है, और आसाम का भी पार्ट है था। ये किसकी वजह से हुआ था, 1905 के अंदर हुआ था रिलीजियस बेसिस पर, ठीक है, और बाद में भी रिलीजियस बेसिस पर ही हुआ था। अब यहाँ पे क्या था, अनहैप्पी थे लोग, क्यों, वेस्ट पाकिस्तान की वजह से। क्यों, क्योंकि वहाँ पे उर्दू का डोमिनेशन वो कर रहा था, यानी कि बंगाली जो लैंग्वेज है उसको सप्रेस कर रहा था, उनके कल्चर को दबा रहा था, उनके कल्चर को रिस्पेक्ट नहीं किया जा रहा था और उन्हें फेयर शेयर भी नहीं मिल रहा था गवर्नमेंट ऑफ पावर के अंदर। वहाँ का एक लीडर है जिनका नाम है शेख मुजिब उर रहमान, ठीक है, उन्होंने इसको मूवमेंट को लीड किया। 1970 के इलेक्शन में उनकी जो पार्टी है जिसका नाम है अवामी लीग है ना, उन्होंने सारी सीट जो ईस्ट पाकिस्तान के अंदर थी वो तो जीत ली थी, और जो मेजॉरिटी है नेशनल असेंबली के अंदर वहाँ पे भी उन्होंने जीत ली थी। बट फिर भी उन्हें गवर्नमेंट नहीं बनानी थी, उन्हें अरेस्ट कर लिया गया था, और उसकी वजह से क्या हुआ था, बहुत ज़्यादा मैसिव मूवमेंट भी आया था। और उस टाइम कौन चल रहा था, जैसे मैंने पहले बताया था कि जनरल याहिया खान का रूल था, और उन्होंने क्या किया था, इस साल जो भी मूवमेंट हो रहा था उसको क्रश करने का पूरा ट्राई किया था, और बहुत सारे लोगों को मार दिया गया था। और उसकी वजह से क्या होता है, बहुत ज़्यादा स्केल पर माइग्रेशन हो रहा था, क्योंकि इतने सारे लोगों को मार दिया गया था, तो लोग अपनी जान बचाने के लिए क्या कर रहे थे, माइग्रेशन कर रहे थे। माइग्रेशन कहाँ करेंगे, जो पास के कंट्रीज है वहीं पे करेंगे, और पास में कौन है, बांग्लादेश के इंडिया उसका नींबर है। तो इंडिया ने सपोर्ट भी किया था उसकी इंडिपेंडेंस के लिए फाइट को, और उसको हेल्प भी की थी, और फिर उसके लिए वार भी ज्वाइन कर ली थी दिसंबर 1971 के अंदर, ठीक है। देखो, बांग्लादेश ने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना लिया था जिसके अंदर सेकुलरिज्म थी, डेमोक्रेसी थी और सोशलिज्म भी थी। अब वहाँ पे सेकुलरिज्म कहने को तो है, बट वहाँ पे इतना ज़्यादा रिस्पेक्ट नहीं किया जाता था। दैट इज़ अ सेकेंडरी केस। 1975 के अंदर क्या होता है, शेख जो मुजिब, उसने ही जिसको है ना, जिसके लिए लोग लड़ रहे थे, जिसके लिए इतना ज़्यादा बड़ा मूवमेंट खड़ा हुआ था, उसने क्या बोला कि अब है ना सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ को हटा दो, सिर्फ मेरी खुद की ही पॉलिटिकल पार्टी होगी और मैं खुद ही लीडर बनूंगा। यानी कि यहाँ पे क्या हुआ, डिक्टेटरशिप रूल लागू कर दिया, जिसके लिए सब कुछ किया था उसको नहीं धोखा दे दिया। और उसकी वजह से क्या हुआ, उसके खिलाफ भी लोग हो गए। उसकी वजह से क्या हुआ, उसने भी सेम मेथड अपनाई, मिलिट्री को यूज़ किया ताकि लोगों को मार दिया जा सके। अगस्त 1975 के अंदर उसने यही मेथड यूज़ की कि जो भी उसके खिलाफ बोल रहा है उसको मार दो। फिर उसके बाद में कौन आया, जनरल ज़ियाउर रहमान, वो क्या बने, वापस लीडर बन गए और उसने खुद की पार्टी बनाई। उसके अंदर 1979 का जो इलेक्शन था उन्होंने जीत लिया, और बट उसको भी क्या था, एक और मिलिट्री टेक ओवर आ गया जनरल अरशद तक का, यानी कि देखो एक के बाद एक आ ही रहा है। उसके बाद में क्या था, जो स्टूडेंट्स थे वो इन सबसे परेशान हो चुके थे, तो उन्होंने ये सब हटाने के लिए बोला, और उसकी वजह से क्या होता है, जो अरशद था उसने पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ को अलाउ किया कुछ हद तक, और वो प्रेसिडेंट इलेक्ट हुआ। बट बहुत सारे प्रोटेस्ट हुए, उसकी वजह से 1990 के अंदर उसने अपनी पोस्ट से रिज़ाइन कर दिया। 1991 के अंदर वापस इलेक्शंस हुए, और उसके बाद से क्या है, बांग्लादेश एक डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से ही चल रहा है, जिसके अंदर मल्टी पार्टी सिस्टम है। अब हम बात करते हैं नेपाल के बारे में। तो नेपाल क्या हुआ, अब नेपाल के अंदर देखो मोनार्की भी आएगी और डेमोक्रेसी आएगी, यहाँ पे डिक्टेटरशिप रूल नहीं होगा। देखो नेपाल का एक हिंदू किंगडम हुआ करता था, उसके बाद में क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन गया, जिसके अंदर किंग क्या था, किंग के पास काफ़ी सारी पावर थी, और उसके अंदर थोड़ी बहुत पॉलिटिकल पार्टीज भी थी। यहाँ पे जो नेपाल के लोग थे वो ओपन और फेयर गवर्नमेंट चाहते थे, बट किंग जो आर्मी की हेल्प से क्या करता था, इस मूवमेंट को सप्रेस कर देता था और फुल डेमोक्रेसी अलाउ नहीं करता था। 1990 के अंदर क्या हुआ, बहुत सारे प्रोटेस्ट हुए, जिसकी वजह से क्या हुआ, किंग ने एग्री किया कि हाँ एक डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन बना लो। पर फिर भी क्या हुआ था, जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी वो अनस्टेबल थी, यानी कि उन्हें ज़्यादा अच्छे से पावर नहीं दी गई थी। वहाँ पे एक ग्रुप था जिसका नाम था माओइस्ट। माओइस्ट क्या होता है, जो आर्म्ड स्ट्रगल में बिलीव करते हैं, जो भी चेंज लाना है उन्हें आर्म्ड स्ट्रगल से लाएंगे, यानी कि जो वेपन्स हैं उसका यूज़ करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा था, इनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिल रहा था डिफरेंट पार्ट्स में।
अब यहाँ पे इन्होंने किंग और रूलिंग क्लास को हटाने का जो है ना बहुत सारे मूवमेंट्स किए उसके लिए, और उसके बीच में क्या हो रहा था, ट्रायंगुलर कॉन्फ्लिक्ट चलने लगा है। ट्रायंगुलर कॉन्फ्लिक्ट, एक तरफ किंग चाहता है, किंग अपनी पावर को रिस्टोर कर रहा है, एक तरफ डेमोक्रेट्स है वो चाहते हैं कि डेमोक्रेसी है, एक तरफ माओइस्ट चाहते हैं कि आर्म रिवोल्यूशन से आप करो जो भी मसला हल करना आपको। तो ये क्या हो रहा था, ट्रायंगुलर कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था। 2002 के अंदर क्या था, जो किंग है उसने सारी पावर पार्लियामेंट से हटा दी थी, उसको डिसमिस कर दिया था, और लिमिटेड डेमोक्रेसी भी नहीं रही थी उस टाइम। अप्रैल 2006 के अंदर क्या होता, बहुत सारे प्रोटेस्ट हुए, इसको ही लेकर बहुत सारे प्रोटेस्ट हुए, और इसकी वजह से क्या होता, किंग को हटना पड़ा वापस, जो पार्लियामेंट था उसको वापस लाना पड़ेगा। और क्या था, 7 पार्टी अलायंस, जिसके अंदर माओइस्ट भी आते हैं, सोशल एक्टिविटीज़ भी आते हैं, और 7 तरह की पार्टीज आती है जिन्होंकी वजह से क्या होता है, मूवमेंट आगे आया था। अब नेपाल जो किंग था वो तो हट गया था, तो नेपाल क्या हुआ, डेमोक्रेसी के अंदर आने लगे। कुछ लोग बोलते थे कि है ना यहाँ पे किंग को रखना चाहिए, एक सिंबल ऑफ ट्रेडिशन के अंदर रखना चाहिए, क्योंकि हमारा बहुत टाइम से किंग ही चल रहा है। बट माओइस्ट क्या चाहते थे, बड़ा चेंज चाहते थे। उन्होंने अपना नया कॉन्स्टिट्यूशन भी लिखा था, और वो क्या बोल रहे थे कि अब हम आर्म स्ट्रगल नहीं करेंगे, यानी आर्म्स यूज़ नहीं करेंगे, अब हम नॉर्मली आपके डेमोक्रेसी ही चलेगी। अब कोई बहुत सारी पार्टीज को एग्री भी नहीं कर रही थी, बहुत सारी पार्टीज नहीं भी चाहती थी, और कई बार जो इंडिया इंटरफेयर कर रहा था ना उनको वो भी अच्छा नहीं लग रहा था। नेपाल ने अपनी मोनार्की ख़त्म करी और फिर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बन गया। 2015 के अंदर क्या था, नेपाल ने अपना नया कॉन्स्टिट्यूशन भी बना लिया। अब यहाँ पे इंडिया ने हेल्प करने की ट्राई की थी, बट नेपाल के जो भी वहाँ पे लीडर्स थे उन्हें इतना अच्छा नहीं लगा था। अब हम बात करते हैं श्रीलंका के बारे में। श्रीलंका इंडिया के बाद सेकंड कंट्री है जो क्या थी, डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से तक रही थी, मतलब अंत से, मतलब शुरू से लेकर जब से वो इंडिपेंडेंट हुई तब से लेकर क्या था, अभी तक वो डेमोक्रेसी है। अब नेपाल के अंदर कोई है ना मोनार्की वगैरह कुछ नहीं आया, वहाँ पे क्या था, एथनिक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था। एथनिक कॉन्फ्लिक्ट का क्या मतलब, वहाँ तो श्रीलंका इंडिपेंडेंट कब हुआ था, श्रीलंका इंडिपेंडेंट हुआ था 1948 के अंदर, ठीक है। और यहाँ पे क्या था, इसको पहले क्या बोलते थे, इसको पहले बोलते थे साइलोन, ठीक है। और इसके अंदर जो मेजॉरिटी थी वो कौन थी, सिन्हाला कम्युनिटी थी। कौन थी, सिन्हाला कम्युनिटी। और माइनॉरिटी में तमिल्स थे जो माइग्रेट हो गए थे, क्यों, ब्रिटिश टाइम, ठीक है, ताकि वहाँ पे क्या हुआ, प्लांटेशन बहुत ज़्यादा हो रहा था, तो वहाँ पे उसके लिए माइग्रेट हुए थे वो। अब यहाँ पे क्या था, जो गवर्नमेंट थी वो सिन्हाला को फेवर कर रही थी, और जो तमिल्स हैं उनको इतना ज़्यादा राइट्स नहीं मिले थे, तमिल्स को सपोर्ट नहीं मिला था, और तमिल्स को लगा कि ये अनफेयर ट्रीटमेंट हो रहा है, तो वो उन्होंने क्या बना दी, अपनी खुद की पार्टी बना दी, एक मिलिटेंट ग्रुप बना दिया जो आर्म स्ट्रगल करता है, मतलब आर्म्स को यूज़ करता है। 1983 के अंदर, जिसका क्या नाम था, द लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलाम। वो क्या डिमांड कर रहे थे, तमिल इलाम यानी कि एक जो उनकी खुद की इंडिपेंडेंट कंट्री का डिमांड कर रहे थे, नॉर्थ और ईस्टर्न पार्ट ऑफ श्रीलंका, जहाँ पे तमिल्स मेजॉरिटी में थे। बट यहाँ पे जो आर्मी थी वो ये नहीं चाहती थी, वहाँ के जो लीडर्स थे वो भी नहीं चाहते थे। अब क्योंकि देखो तमिल्स है ना वो इंडिया ओरिजिन में भी है, तमिलनाडु में भी तमिल्स मिलेंगे आपको, तो इंडियंस के जो तमिल्स है ना वो भी इनके से क्या है, कनेक्टेड थे, ठीक है, इनसे रिलेटेड थे इनमें। तो गवर्नमेंट को फोर्स कर रहे थे, प्रेशर डाल रहे थे, तो गवर्नमेंट ने, जो इंडियन गवर्नमेंट है उसने ट्राई भी किया, उसने 1987 के अंदर डायरेक्टली इंगेज भी हो गए। पहले क्या था, बहुत सारे डिस्कशंस भी किए गए थे 1987 से इंगेज होने से पहले। फिर क्या हुआ, इंगेज हो गए, एक एग्रीमेंट साइन हुआ, फिर उसको ट्रूप्स को भेजा इंडियन आर्मी ने, और वहाँ पे उसको पीस बनाने के लिए। बट फिर भी क्या हुआ था, ये जो जहाँ जिसके लिए आई थी ना उसी से फाइट करने लग गए, मतलब वही लोग इनसे फाइट करने लग गए, और फिर जो इंडियन जो ट्रूप्स थे वो वापस आ गए, वापस अपनी कंट्री आ गए और उस सबको छोड़ दिया। 1989 के अंदर क्या था, जो इंडियन पीस कीपिंग फोर्स थी वो वापस आ गई। अब ये वायलेंस काफ़ी साल तक कंटिन्यू रखा, जो नॉर्वे और आइसलैंड उन्होंने भी हेल्प करने की ट्राई की। फाइनली 2009 के अंदर जो LTTE है वो उसको डिफीट कर दिया गया था, और आर्म स्ट्रगल को भी ख़त्म कर दिया गया था। अब यहाँ पे पॉजिटिव चीज़ क्या है, इतना ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था, फिर भी क्या था, श्रीलंका के अंदर बहुत सारी प्रोग्रेस भी थी। यहाँ पे पॉपुलेशन ग्रोथ को भी सबसे पहले इन्होंने कंट्रोल किया था, ठीक है, और इन्होंने ही सबसे पहले अपनी इकोनॉमी को ओपन किया था, लिबरलाइज किया था। फिर यहाँ पे ही सबसे ज़्यादा GDP पर कैपिटा इनकम भी है, और जो बाकी सारे कंट्रीज़ है ना वहाँ से क्या हुआ था, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, आप देखो कि सिर्फ इंडिया और श्रीलंका दोनों ने ही डेमोक्रेसी बना कर रखी है, बाकी सारे कंट्रीज़ में डेमोक्रेसी नहीं चले, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। अब हम बात करते हैं इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशंस के बारे में। तो देखो सबसे ज़्यादा जो सीरियस है ना वो इंडिया पाकिस्तान का रिलेशन है पूरे साउथ एशिया में।
यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे बहुत बार हुआ है, जो वार है बहुत बार हुई है। सबसे पहले तो पार्टीशन के टाइम बहुत ज़्यादा हुआ था, बहुत सारे लोग मारे गए थे। जो 11 लाख ने माइग्रेट किया था उसके अंदर 4-5 लाख मारे गए थे। वार भी हुआ था 1947-48 के अंदर। क्या था, कश्मीर इशू पर हुआ था। कश्मीर इशू में कैसे हुआ था कि कुछ है ना मिलिटेंट जो ग्रुप था, जो टेररिस्ट लोग थे, उन्हें कश्मीर भेज दिया गया था। पहले कश्मीर इंडिया का पार्ट नहीं बनना चाहता था, बट जब कश्मीर में भेजा गया उन जो ग्रुप्स थे, जो मिलिटेंट ग्रुप्स थे, टेररिस्ट थे, तो क्या हुआ था, वहाँ के जो राजा है उन्होंने इंडिया की हेल्प मांगी थी और इंडिया ने हेल्प की। बट उसके लिए क्या उन्होंने बोला, इंडियंस ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, कि आप इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेसिएशन साइन करो, और वहाँ पे साइन भी कर दिया गया था, जिससे कश्मीर इंडिया का पार्ट बन गया। बट जो क्या था, जो पाकिस्तान था वो मानने को तैयार नहीं था और उसने बोला कि वापस वार लॉन्च कर दे कि कश्मीर को हमें दो। तो कश्मीर ने ना, कश्मीर इस जो वार से क्या हुआ था, कश्मीर 2 हिस्सों में डिवाइड हो गया, पाकिस्तानी ऑक्यूपाइड कश्मीर और जम्मू एंड कश्मीर। ये लाइन ऑफ कंट्रोल है ना, वो इसको डिवाइड करती है। 1971 के अंदर वापस एक वार हुआ, इंडिया ने पाकिस्तान को डिफीट भी कर दिया, बट फिर भी कश्मीर इशू क्या था, वो वैसे का वैसा रहा। इंडिया और पाकिस्तान के अंदर क्या है ना, बहुत सारे स्ट्रेटेजिक जो जगह है उनके लेकर भी लड़ाई होती रहती है, जैसे साइचन ग्लेशियर और जो आर्म रेस है वो तो काफ़ी ज़्यादा होती रहती है। यहाँ पे दोनों ही कंट्रीज़ ने क्या किया था, न्यूक्लियर वेपन्स बना लिए थे। सबसे पहले इंडिया ने पोखरण में 1998 के अंदर क्या था, न्यूक्लियर टेस्ट किया था, और पाकिस्तान ने चगे हिल्स पर किया था। फिर वहाँ पे क्या हो रहा था, वार के जो टेंशन है वो कम हो गई थी। क्यों कम हो गया, आप बोलोगे कि न्यूक्लियर वेपन्स बना ली तो फिर तो ज़्यादा होनी चाहिए। न्यूक्लियर वेपन्स बना लेते हो तो अगर कोई भी कंट्री न्यूक्लियर वेपन्स यूज़ कर लेते हो तो दोनों ही को ही काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो जाता है, क्योंकि न्यूक्लियर वेपन एक मामूली चीज़ नहीं है, बहुत ज़्यादा जो आर्म्स है नहीं, बहुत ज़्यादा खतरनाक है। तो इसकी वजह से क्या होता है, जो वार की जो टेंशन है वो थोड़ी कम हुई थी, पर टेंशन तो अभी भी है। अब इंडिया बोलता है कि पाकिस्तान क्या है, टेररिस्ट एक्टिविटीज़ करता है इंडिया के अंदर, कश्मीर के अंदर तो स्पेसिफिकली। और पाकिस्तान बोलता है कि जो इंडिया है ना, वो उसको है ना बहुत सारे जो सिंध और बलूचिस्तान है ना, वहाँ पे क्या करता है, कॉन्फ्लिक्ट्स बनाता है। इंडिया ये बोलता है कि पाकिस्तान जो टेररिस्ट है उन्हें वेपन्स देता है, उन्हें जो मनी है, जो शेल्टर है, जो ट्रेनिंग है, ये सब देता है। और जो खालिस्तानी मूवमेंट है, जो आपको पता है कि क्या हुआ था, उसको भी सपोर्ट करता है। जो नॉर्थ ईस्ट में जो मिलिटेंट्स है ना, उसको भी वहीं से सपोर्ट भी करता है थ्रू बांग्लादेश एंड नेपाल। ISI जो वहाँ की जो एजेंसी है, इंटर सिक्योरिटी एजेंसी, उसको यूज़ करके क्या करता है, इनके अंदर, इस एरियाज़ के अंदर मिलिटेंसी ग्रुप्स को भेजता है। पाकिस्तान एक और क्या बोलता है कि वो इंडस वाटर रिवर सिस्टम है ना, उसके अंदर कॉन्फ्लिक्ट चलता था, ठीक है, वाटर शेयरिंग का कॉन्फ्लिक्ट भी है। 1960 के अंदर इंडिया पाकिस्तान के अंदर इंडस वाटर ट्रीटी साइन की थी। ये किसने के द्वारा करवाई गई थी, वर्ल्ड बैंक एक मीडिएटर की तरह एक्ट किए थे उसने, और उसने इस ट्रीटी को साइन किया था, जिसके अंदर 3 रिवर्स इंडिया को दी गई थी और बाकी रिवर्स पाकिस्तान को दी गई थी, ठीक है। अब भी बहुत सारा इसके अंदर क्या चलता है, वो डिसएग्रीमेंट्स तो चलते ही हैं। अब यहाँ पे एक और चीज़ होती है, सर क्रीक एरिया, यहाँ पे भी कॉन्फ्लिक्ट चलता है। ये क्या है, ये जो है ना, ये वाली लाइन, ये बोलता है कि ये वाली लाइन है ना, इंडिया जो है पाकिस्तान की है, ये ग्रीन लाइन है ना, पाकिस्तान बोलता है कि हाँ मेरी है, यहाँ तक मेरी टेरिटरी है। इंडिया बोलता है कि रेड लाइन तक ही टेरिटरी है, या रेड लाइन तक उसकी टेरिटरी है। तो इसको लेकर भी कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है, क्योंकि यहाँ पे वाटर जो रिसोर्सेज है उसको यूटिलाइजेशन का भी आता है। अब हम बात करने वाले हैं इंडिया और उसके नेबर्स की, ठीक है। तो इंडिया के पास में जो भी नेबरिंग कंट्रीज़ है उसके साथ इंडिया के रिलेशंस कैसे हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं बांग्लादेश के बारे में। तो बांग्लादेश इंडिया को एक्यूज़ करता है कि जो गंगा रिवर और जो ब्रह्मपुत्र रिवर्स का पानी है उसके ऊपर काफ़ी सारे इश्यूज चलते हैं। और सेकेंड चीज़ क्या है कि जो माइग्रेंट्स आए थे ना 1971 के वार के बाद, उनको भी बांग्लादेश डिनाई करता है कि हाँ हमारे यहाँ पे से कोई माइग्रेंट्स आए ही नहीं। और थर्ड चीज़ क्या है कि जो एंटी नेशनल इंडियन ग्रुप्स है ना, वो भी बांग्लादेश के अंदर है, तो उसको बांग्लादेश ख़त्म करने की कोशिश ज़्यादा नहीं कर रहा। और इंडिया चाहता है कि जो उसके ट्रूप्स है, देखो आप देखोगे कि जो यहाँ से यहाँ का जो जाने का रास्ता है ना, नॉर्थ ईस्ट से जाने का, वो बहुत ज़्यादा कम है। तो इंडिया बोल रहा है कि उसके सिर्फ ट्रूप्स को यहाँ से जाने दो आपकी कंट्री से, जो भी बांग्लादेश अलाउ नहीं कर रहा, और ना ही नेचुरल गैस को एक्सपोर्ट कर रहा है इंडिया और म्यांमार। जबकि बांग्लादेश ये बोलता है कि इंडिया एज अ रीजनल बुली एक्ट करता है, क्योंकि इंडिया सबसे ज़्यादा लार्ज है। और जो चितोंग हिल्स है ना, वहाँ पे भी एक रिबेलिशन हुआ था, उसको भी बोलते हैं कि इंडिया ने ही उसको एंकरेज किया था। और जो नेचुरल गैस है उसको बोलता है कि इंडिया चाहता है कि उसको मैं नेचुरल गैस दूँ, जबकि उसको कोई राइट नहीं बन रहा। और वो बोल रहा है कि ट्रेड की जो प्रैक्टिसेस है वो भी अनफेयर डिमांड कर रहा है इंडिया।
फिर भी इनके अंदर जो टाइज है वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हुए हैं। जो पास्ट 20 ईयर्स है वहाँ पे टाइज काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हुए हैं। जो यहाँ पे एक डिजास्टर्स हुए थे ना बहुत सारे, उसके अंदर भी इंडिया ने हेल्प की थी, और जो बाउंड्री इश्यूज है उसको भी रिजॉल्व करने की कोशिश की गई है। जो बांग्लादेश है ना वो इंडिया की एक्ट ईस्ट पॉलिसी का पार्ट है, जो 2014 से ही लागू हो गई थी। अब हम बात करते हैं इंडिया और नेपाल के रिलेशंस के बारे में। रिलेशंस काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। यहाँ पे आप वीज़ा फ्री ट्रैवल कर सकते हो और काम भी कर सकते हो दूसरी कंट्री के अंदर। बट जो इंडिया है ना, नेपाल के अंदर जो इंटरनल मैटर्स पर जो भी बोलता है, वहाँ के जो लोग हैं उन्हें वो पसंद नहीं है। ठीक है, यहाँ पे इंटरफेयर ज़्यादा कर रही, जो इंडिया गवर्नमेंट है वो ज़्यादा इंटरफेयर कर रही है, उन्हें ऐसा लग रहा है। अब यहाँ पे वो भी ये भी बोल रहे हैं कि वहाँ के जो वाटर रिसोर्सेज है उसके ऊपर भी क्या बोल रही है, इंडिया हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट्स बना रही है, और जो नेपाल है उसे सी एक्सेस नहीं करने दे रही, क्योंकि नेपाल है ना वो लैंड लॉक कंट्री है, वहाँ पे उसके आसपास कोई सी नहीं है। उसकी वजह से क्या हो रहा है, नेपाल को सी एक्सेस नहीं मिल रहा। इंडिया है ना, इंडिया बोलती है जो नेपाल चाइना रिलेशंस है ना वो उससे वो खुश नहीं है, क्योंकि चाइना से जो नेपाल की जो क्लोजर है वो ज़्यादा ही बढ़ रही है, जो रिलेशन है वो ज़्यादा ही बढ़ रहे हैं। और जो माओइस्ट मूवमेंट हुआ था ना नेपाल के अंदर, उसकी वजह से इंडियन गवर्नमेंट को लगता है कि सिक्योरिटी थ्रेट है। क्यों? क्योंकि जो नक्सलवाद होती है ना जो इंडियन स्टेट्स के अंदर, जैसे बिहार के अंदर और अरुणाचल प्रदेश और आंध्र प्रदेश के अंदर बढ़ रही है, उससे क्या है, इंडियन गवर्नमेंट खुश नहीं है। अब यहाँ पे देखोगे कि जो जो नेपाल रिलेशन है वो काफ़ी ज़्यादा फिर भी स्टेबल है, कि फिर भी पीसफुल है इतने सारे डिफरेंसेस होने के बाद भी। श्रीलंका की बात करें तो श्रीलंका है ना, ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया है इंडिया के साथ, और इंडियन गवर्नमेंट ने उसे फ्री सुनामी एड भी दी है। जो सुनामी आई थी ना वहाँ पे, उसके बाद बहुत सारे उसकी जो इकनॉमी है वो काफ़ी ज़्यादा उसको अफेक्ट मिला था, तो उसने उसकी वजह से क्या होता, इंडियन गवर्नमेंट ने उसको एड भी प्रोवाइड की है। और जब, जैसे आपको पता है श्रीलंका के मामले में क्या था, इंडियन गवर्नमेंट ने इंटरफेयर किया था, जो वहाँ के लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं आया था। तो अब क्या है, इंडियन गवर्नमेंट ने क्या अपनाई है, नॉन इंटरफेरेंस पॉलिसी अपनाई है उसके जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स के अंदर। अब हम बात करते हैं इंडिया और भूटान के रिलेशंस के बारे में। तो इंडिया और भूटान के अंदर कोई ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं आए हैं। जो भी इंडिया के खिलाफ जो भी मूवमेंट हो रहे हैं वहाँ पे वो भूटान के अंदर पूरे एफर्ट्स किए जा रहे हैं कि उसको हटा दिया जाए, और हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स भी बनाए गए हैं, और यहाँ पे जो भी कोई डिज़ास्टर होता है तो उसको एड भी प्रोवाइड करती है इंडियन गवर्नमेंट। इंडिया और मालदीव्स के रिलेशंस भी काफ़ी अच्छे बताए गए हैं। बट अभी हम क्या बोल रहे हैं, इसको एनसीईआरटी के पर्सपेक्टिव से पढ़ रहे हैं। अभी हम अभी के टाइम पे बात नहीं कर रहे, क्योंकि आपकी एनसीईआरटी बहुत पहले लिखी गई थी, तो अभी उसको चेंज नहीं किया गया है। अभी हम पर्सपेक्टिव से बात नहीं करेंगे, हम एनसीईआरटी का पर्सपेक्टिव से बात कर रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे इंडिया ने हेल्प भी की कई बार। जब उसके अंदर क्या था कि एक तमिल मिशनरीज जो श्रीलंका से आ रहे थे उसको इन्वाइट करने का, तो उसके अंदर भी क्या था, इंडिया ने हेल्प की थी 1988 के अंदर। और जो भी टेंशन हो रही है उसको भी हेल्प सॉल्व किया जा रहा है कोऑर्डिनेटली। अब यहाँ पे सिर्फ इंडिया के साथ डिस्प्यूट्स नहीं है, इनके अपनी खुद की भी है। जैसे नेपाल और भूटान के अंदर जो नेपाली माइग्रेंट्स हैं उसके डिस्प्यूट्स चल रहा है। बांग्लादेश और म्यांमार के अंदर जो रोहिंग्या माइग्रेशन है उसको डिस्प्यूट लेकर चल रहा है। नेपाल और बांग्लादेश के अंदर जो रिवर वाटर शेयरिंग है उसको लेकर डिस्प्यूट चल रहा है। फिर भी यहाँ पे क्या है, पीस और कॉपरेशन इंश्योर किया जाता है। अब देखो यहाँ पे है ना दो चीज़ें बनाई गई। तो एक तो बनाया गया है सारेक, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, जो 1985 के अंदर बना था ताकि रीजनल कोऑपरेशन इंश्योर किया जा सके। बट यहाँ पे क्या था, पॉलिटिकल टेंशंस काफ़ी ज़्यादा हो गए, इसलिए ज़्यादा नहीं चला। फिर बात करते हैं सफ्ता, साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की, जो 2004 के अंदर साइन किया गया था और 1 जनवरी 2006 के अंदर इफेक्ट में आ गया था। इसके अंदर क्या था, ट्रैफिक जो टैरिफ है ना जो रिड्यूस किया जाता है। टैरिफ क्या होती है, जो टैक्सेस होते हैं इंपोर्ट के अंदर, इंपोर्ट टैक्स, उसको रिड्यूस करने की बात की गई थी। अब यहाँ पे कुछ कंट्रीज बोलते हैं कि इंडिया है ना मेजर बुली की तरह एक्ट कर रहा है, क्योंकि वो ही मार्केट को डोमिनेट करना चाहता है सप्ताह के अंदर। बट इंडिया बोलता है कि सबको ही बेनिफिट करेगा, और इसके बहुत लोग बोलते हैं कि ये अननेसेसरी है, क्योंकि इंडिया के पास खुद के पास ही बायलैटरल एग्रीमेंट्स है भूटान, नेपाल और श्रीलंका के अंदर। अब हम बात करते हैं जो इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस है उसके अंदर बहुत सारे टेंस हुए हैं। फिर भी क्या है, यहाँ पे बस रूट्स ओपन की गई है, ट्रेड ओपन किया है, ट्रेड थोड़ा इंक्रीज हुआ है, वीज़ा भी थोड़ा इजीली आप ऑब्टेन कर सकते हो। ठीक है, अब अभी क्या हम बात नहीं कर रहे, अभी आपको पता है क्या हुआ है ऑपरेशन सिंधु के अंदर। बट हम है ना एक एनसीईआरटी के पर्सपेक्टिव से ही यहाँ पे बात करेंगे। यहाँ पे क्या हुआ है, कॉपरेशन के अंदर अभी डिक्लाइन हुआ ही है।
रोल ऑफ एक्सटर्नल पावर, कोई भी रीजन आइसोलेटेड नहीं है, उसको आउटर पावर जो है ना इन्फ्लुएंस करती है। जैसे चाइना और यूएसए इन्फ्लुएंस कर ही रहा है। इंडिया और चाइना के अंदर टाइज तो इम्प्रूव हुए हैं, आप देखोगे जो है ना ट्रेड्स है वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हुई है। बट जो चाइना के रिलेशन पाकिस्तान के है ना साथ है, उसकी वजह से क्या होता है, टेंशन क्रिएट होती है। इंडिया और यूएस के रिलेशन भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हुए हैं। यूएस पाकिस्तान और इंडिया के अंदर एक मीडिएटर की तरह एक्ट करता है, यानी कि वो किसी को ज़्यादा फेवर नहीं करता। पर क्योंकि एशियन डायस्पोरा इंक्रीज़ हो रहा है यूएस के अंदर, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, उसका इंटरेस्ट भी इंक्रीज़ हो रहा है इस रीजन के अंदर। साउथ एशियन का जो फ्यूचर है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, हमारे खुद के लोगों पर ही ज़्यादा डिपेंड करता है। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। बट अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो चेकआउट माई टेलीग्राम चैनल, वहाँ पे आपको पूरे डिटेल नोट्स मिल जाएंगे इसके। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल।